वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं अजय कुमार रावल आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 12वीं से इतिहास सब्जेक्ट से चैप्टर 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग का संपूर्ण हल। प्रश्न बैंक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आदर्श आंसर के लिए आप इस टेस्ट के वीडियो का जरूर अवलोकन करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध लिंक पर जाकर आप स्वयं भी इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करके अपना स्वमूल्यांकन करें। टेस्ट शुरू करने के पहले आप मेरे YouTube चैनल योर डेस्टिनेशन विथ अजय रावल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की सूचना आपको समय पर मिल सके, जहां आप पाएंगे 11th एवं 12th NCERT से संबद्ध इतिहास विषय के चैप्टर वाइज टेस्ट एवं अभ्यास कार्य, और प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी रहेगी तो आप अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं। संपूर्ण चैप्टर का एक ही वीडियो में सार मिलेगा आपको, और प्रत्येक बहुविकल्प प्रश्नों के ऑप्शन का भी वर्णन किया गया है ताकि कोई प्रश्न छूटे नहीं। तो शुरू करते हैं संशोधित प्रश्न बैंक कक्षा 12 इतिहास विषय से चैप्टर 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग। आपका पहला क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किसने की थी, वाल्मीकि या वेदव्यास? तो राइट आंसर है इसका वेदव्यास। महाभारत की रचना वेदव्यास ने की थी। ओके, इसके बारे में हम आगे और भी चर्चा करेंगे विस्तृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार था श्रम विभाजन या जाति विभाजन? तो राइट आंसर है आपका श्रम विभाजन। यहां पर आपको मैं बता दूं, आपको पता होना चाहिए वर्ण व्यवस्था जब ऋग्वेद काल था तब वर्ण व्यवस्था श्रम पर आधारित थी या कर्म पर आधारित थी, और ऋग्वेद काल के बाद का यह वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई या जाति पर आधारित हो गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कब और किसके द्वारा तैयार किया गया? तो आप लिख सकते, इसका राइट आंसर है 1919 ईस्वी में V.S. सुकथांकर द्वारा तैयार किया गया था। ओके, पुरुष सूक्त के अनुसार ब्रह्मा जी की भुजा से वर्ण की उत्पत्ति हुई थी, ब्राह्मण या क्षत्रिय? तो पुरुष सूक्त के अनुसार ब्रह्मा जी की भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई थी। निश्चित ही आपने बुक का अध्ययन किया होगा, उसमें आपको पुरुष सूक्त का बता रखा है ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है और ब्रह्मा की भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, और ब्रह्मा के उदर से या पेट से वैश्य की उत्पत्ति हुई है, और ब्रह्मा के चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्कृत ग्रंथों में परिवार के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है, कुल का या जाति का? तो संस्कृत ग्रंथों में परिवार के लिए कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। अब जो प्रश्न बैंक में आपके जो सत्य असत्य दे रखे हैं उनके आंसर देख लेते हैं हम। समाज में गंधर्व, असुर, राक्षस और पेशाच विवाह को अच्छा माना जाता था, सत्य है या असत्य है? तो निश्चित ही यह असत्य है। समाज में गंधर्व, असुर, राक्षस और पेशाच विवाह को अच्छा नहीं माना जाता था। समाज में पितृवंशी परंपरा महाभारत की रचना के पहले मौजूद थी, बिल्कुल सत्य है यह। महाभारत के पहले भी पितृवंशी व्यवस्था मौजूद थी। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदू धर्म में 18 संस्कार होते हैं, सत्य है या असत्य? तो ये बिल्कुल असत्य है। हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं। यहां पर आपको 16 संस्कारों के नाम भी दिए हैं। प्रचलित संस्कारों में क्रम में सबसे पहले आता है गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म,
विद्यारंभ, कर्णवेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह तथा अंत्येष्टि, है ना। इस प्रकार 16 संस्कार हैं। एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, इसके बारे में हम आगे और विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। महाभारत में कुल 12 पर्व है, सत्य है या असत्य? तो निश्चित ही यह भी असत्य है। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। पितृवंशिकता से क्या आशय है? तो आप लिख सकते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है आपके प्रश्न बैंक के आधार पर। वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र, फिर प्रपौत्र आदि से चलती है, इसे पितृवंशिकता कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्कृत भाषा का आदि काव्य किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो संस्कृत भाषा का जो आदि काव्य है वो रामायण को माना जाता है। यहां पर आपको सभी विकल्पों के बारे में भी वर्णन किया गया है, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। रामायण संस्कृत भाषा का आदि काव्य माना जाता था और रामायण के जो मौलिक रचनाकार हैं वो है महर्षि वाल्मीकि। तो महर्षि वाल्मीकि को मौलिक कवि के नाम से जाना जाता है, या कह सकते हैं आदि कवि के नाम से जाना जाता है। ये याद रखिएगा, महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है। आदि कवि से तात्पर्य होता है सबसे प्रारंभिक। ओके, यहां पर आपको ये पता होना चाहिए, वाल्मीकि कृत रामायण में मौलिक रूप से 5 कांड थे, है ना, हमारी बुक के आधार पर। अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदरकांड एवं लंका कांड। पहला बालकांड और 7वां उत्तरकांड बाद में अलग से जोड़ दिया गया है ना। नेक्स्ट है आपका रामचरितमानस, जो एक और विकल्प दे रखा था, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। महाभारत महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है। और मनुस्मृति, तो मनुस्मृति जिसे मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है, मनुस्मृति हिंदू विधि पर सर्वाधिक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। रिक्त स्थान में आ सकता है आपका, हिंदू विधि पर सर्वाधिक प्रमाणिक ग्रंथ किसे माना जाता है? तो मनुस्मृति को माना जाता है। इस ग्रंथ में तत्कालीन समाज के कानूनों और सामाजिक रीति रिवाजों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ओके, आपके प्रश्न बैंक में प्रश्न पूछा गया है, 2 संस्कृत महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो निश्चित ही आप 2 नंबर में इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत ये 2 संस्कृत के महाकाव्य हैं। गोत्र शब्द से क्या तात्पर्य है? तो आप लिख सकते हैं, गोत्र शब्द का अर्थ है बेटे के साथ शुरू होने वाली एक साधु की संतान। आप सब जानते हैं, प्राचीन काल में साधु या जो भी संत रहे हैं, उन संतों के नाम से ही गोत्र पड़ी है। तो गोत्र कुल या वंश की वह संख्या है जो उसके किसी मूल पुरुष के अनुसार होती है। ठीक है, इसको हम गोत्र कहते हैं। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कब एवं किसके नेतृत्व में तैयार किया था, है ना। यह प्रश्न अभी हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यह प्रश्न आपके प्रश्न बैंक में 4 अंक में दे रखा है ना। तो इसका विस्तृत वर्णन हम इस क्वेश्चन में देख पाएंगे। निश्चित ये प्रश्न 4 नंबर में आएगा, तो आपको इसका वर्णन भी लिखना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण 1919 ईस्वी में V.S. सुकथांकर के नेतृत्व में तैयार किया गया था, जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। ये भी आप याद रखिएगा, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इस परियोजना के तहत V.S. सुकथांकर सहित अनेक विद्वानों ने मिलकर देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया था। जो भी संस्कृत की पांडुलिपियां थी, पांडुलिपियों का अर्थ होता है हस्तलिखित, है ना। तो जो हस्तलिखित पांडुलिपियां थी उनको एकत्रित किया गया और इन पांडुलिपियों में अनेक प्रकार की भिन्नताएं थी, है ना। क्षेत्र वाइज जो पांडुलिपि प्राप्त हुई है उसमें कुछ अंतर था। अतः विद्वानों ने इन पांडुलिपियों में उन श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए, है ना। उन श्लोकों का चयन किया गया जो सभी पांडुलिपियों में मिल रहे थे। ठीक है, तत्पश्चात विद्वानों ने उनका प्रकाशन अनेक ग्रंथ खंडों में किया, जिनकी कुल पृष्ठ संख्या 13,000 थी, है ना। 13,000 पृष्ठों में उनको समावेश किया गया और इस परियोजना को पूर्ण करने में 47 वर्ष की लंबी अवधि का समय लगा, है ना। 47 वर्ष लग गए थे V.S. सुकथांकर के नेतृत्व में। यह परियोजना तैयार करने में, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में लगभग 47 वर्ष की लंबी अवधि का समय लगा। ओके, और
13,000 प्रश्न, ये भी आप याद रखिएगा, वस्तु लिस्ट में आ सकता है कितने प्रश्नों में समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया गया, तो 13,000 प्रश्न में, और 47 वर्ष लगे थे। यहाँ पर आपको एक और विकल्प दे रखा था 1951-52। तो 1951-52 में प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता बी लाल ने हस्तिनापुर ग्राम, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है, उत्खनन करवाया, जहां पर प्रासाद या महल जैसे साक्ष्य मिले हैं। तो ऐसी मान्यता है कि यह वही हस्तिनापुर हो सकता है, महाभारत कालीन ही हस्तिनापुर हो सकता है। मनुस्मृति के अनुसार विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का अधिकार माना जाता था, उसे क्या कहा जाता था, है ना, तो उसको स्त्री धन कहा जाता था। यह प्रश्न आपका 2 नंबर में इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि स्त्री धन किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का अधिकार होता था और उसे स्त्री धन कहा जाता था। ठीक है, आपका एक और प्रश्न 4 अंक में दे रखा है, उसका भी आंसर आप यहीं लिख सकते हैं। प्रश्न है आपका, प्राचीन काल में संपत्ति के स्वामित्व के संदर्भ में महिलाओं की स्थिति की व्याख्या कीजिए, है ना, ये प्रश्न आपका 4 नंबर में दे रखा है, तो आपका आंसर यही हो सकता है। ओके, आप लिख सकते हैं मनुस्मृति के अनुसार विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का अधिकार माना जाता था, इसे स्त्रीधन कहा जाता था। मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जित करने के 6 तरीके बताए गए हैं। वैवाहिक अग्नि के सामने, वधु गमन के समय मिली भेंट, स्नेह के प्रतीक के रूप में माता पिता और भाई द्वारा दिए गए उपहार, इसके अतिरिक्त विवाह के बाद के काल में मिले उपहार तथा वह सब कुछ जो अनुरागी पति से उसे प्राप्त हो, है ना। और जो हमारी मनुस्मृति है, उस मनुस्मृति में कहा गया है कि पिता की संपत्ति पर पुत्री का अधिकार नहीं होता है ना, ये बात भी आप याद रखिएगा। और ये आप आंसर जो आपका क्वेश्चन आगे आने वाला है 4 नंबर में, उसका आंसर आप यही नोट कर सकते हैं, है ना। पुरुष के लिए भी तरीके बताए हैं संपत्ति अर्जित करने के, माना कि कभी आ जाए तो आप लिख सकते हैं विरासत, खोज, खरीद, विजित करके, निवेश करके, कार्य द्वारा, सज्जनों द्वारा दी गई भेंट स्वीकार करके धन अर्जित किया जा सकता है ना। पुरुषों के लिए भी बताया गया है और महिलाओं के लिए भी बताया गया है। तो महिलाओं के लिए 6 तरीके बताए गए हैं और पुरुष के लिए 7 तरीके बताए गए हैं धन अर्जित करने के। ठीक है, धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं, यह आपका प्रश्न बैंक में नहीं है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसको इस टेस्ट में सम्मिलित किया गया है। धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के कितने प्रकार बताए गए, तो विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, इनमें प्रथम 4 विवाह, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह को श्रेष्ठ माना गया है तथा शेष 4 असुर, गंधर्व, राक्षस, पेशाच विवाह को निकृष्ट अर्थात बुरा माना गया है ना। यह भी आपके सत्य में भी पूछा गया था कि क्या ये विवाह अच्छे माने जाते हैं, तो ये अच्छे नहीं माने जाते। कौन से? असुर, गंधर्व, राक्षस और पेशाच विवाह। 8 विवाह के बारे में एग्जाम में कभी आ सकता है, तो आप 1-1, 2-2 लाइन का वर्णन जरूर कर दीजिएगा, है ना। फीडबैक में जो आपको आंसर दे रखा है इस आप अपनी कॉपी में जरूर राइट डाउन करें और इसको याद करना भी सुनिश्चित करें। अगला क्वेश्चन है आपका, ऐसा समूह जिसके सदस्यों में रक्त संबंध हो जो एक परंपरागत वंशानुक्रम बंधन को स्वीकार करता हो, उसे क्या कहते हैं? तो निश्चित ही इसको कुल कहते हैं। कुल या परिवार लगभग एक ही है। ठीक है, अब यहां पर आपको गोत्र भी दे रखा है, गोत्र के बारे में अभी हम चर्चा कर ही चुके हैं, वही आंसर है, तो वही आंसर आप पढ़ लीजिएगा। जाति, अब जाति, संस्कृत ग्रंथों में जाति शब्द का प्रयोग बांधवों अर्थात एक बहुत बड़े समाज के समूह के लिए इसका उपयोग किया गया है। इसी तरह कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए किया गया है ना, कुल परिवार के लिए इस्तेमाल किया गया है और बांधव शब्द पूरे समाज के लिए किया गया है। आपका अलग से पितृवंशिकता के बारे में भी आ सकता है, तो आप लिख सकते हैं वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र, फिर प्रपौत्र आदि से चलती से पितृवंशिकता कहते हैं, है ना। ये प्रश्न मैंने आपको आगे ही अलग से प्रश्न बैंक के माध्यम से मैंने आपको बता दिया है और आप इसका हल यहाँ भी देख सकते हैं। मातृवंशिकता, मातृवंशिकता वह वंश परंपरा जो मातृपक्ष के अनुसार चलती है, उसे मातृवंशिकता कहते हैं, है ना। आप सब जानते हैं शादी होने के बाद में पति की ही गोत्र लगाते हैं या पति की गोत्र को ही मानना पड़ता है ब्राह्मणी विचारधारा के आधार पर, किंतु जो हमारे यहाँ सातवाहन शासक थे, सातवाहन शासकों के राजाओं ने, रानियां जो उनकी पत्नियां थी, उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपनी पिता की ही गोत्र रखी। ओके, इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं आपके,
ये आपके एक से अधिक के सभी विकल्प सही हो सकते हैं, निर्देश दे रखा है आपको, है ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तर्ज पर निबंधात्मक प्रश्न अब आपके तैयार होने वाले हैं। क्वेश्चन है आपका, संस्कृत भाषा में रचित किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। जस्ट हम चर्चा कर चुके हैं, रामायण और महाभारत। अगला क्वेश्चन है आपका, महाभारत के ऐतिहासिक महत्व के कोई 2 बिंदु बताइए। तो आप लिख सकते हैं, महाभारत एक ऐतिहासिक महाकाव्य है जो 1951-52 ईस्वी में पुरातत्ववेत्ता बी लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक एक गांव में उत्खनन किया, जिसमें यह पुष्टि हुई कि यह वही महाभारत कालीन हस्तिनापुर हो सकता है ना। एक बिंदु और लिख सकते हैं आप, महाभारत हिंदू धर्म के आधार का एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में कौरवों और पांडवों के मध्य संघर्ष की कथा है। आप सब जानते हैं, कौरव और पांडवों के मध्य संघर्ष की कथा इसमें बतलाई गई है। कौरवों और पांडवों का संघर्ष धर्म और अधर्म का संघर्ष था। आप सब जानते हैं, अधर्म का जो कौरव थे वो अधर्म के केंद्र बिंदु थे और पांडव धर्म के केंद्र बिंदु थे, और इसमें अधर्म पर धर्म की विजय बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जाति व्यवस्था के कुछ 4 दोष लिखिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल आप अपने स्वविवेक से इस प्रकार के क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। फिर भी आप एक बार इन बिंदुओं को जरूर देख लीजिएगा। अस्पष्टता, जाति व्यवस्था ने अस्पष्टता को जन्म दिया। अस्पष्टता अर्थात छुआछूत को। ओके, महात्मा गांधी के अनुसार अस्पष्टता जाति व्यवस्था की सबसे अधिक घृणात्मक अभिव्यक्ति थे, है ना। इसको बहुत गलत माना गया था। एकता में बाधक, निश्चित है जाति व्यवस्था ने एक जाति को दूसरी जाति में पृथक करके तथा उनके बीच दूरियां बढ़ा दी, जिससे समाज कमजोर होता चला गया। तो एकता में भी बाधक है जाति व्यवस्था। अगला बिंदु आप बना सकते हैं, राष्ट्र की अखंडता को खतरा। जाति व्यवस्था से राष्ट्र अलग अलग जातियों में बटे होने के कारण राष्ट्र निर्बल अर्थात कमजोर हो जाता है। निश्चित है हम जितने ज़्यादा विखंडित होंगे उतने ही ज़्यादा हम कमजोर होंगे, तो निश्चित ही राष्ट्र की अखंडता को खतरा होता है जाति व्यवस्था से। नेक्स्ट है आपका, श्रम की गतिशीलता पर प्रतिबंध। आप लिख सकते हैं, जाति व्यवस्था ने अपनी जाति व्यवसाय को ही करना पड़ता था। आप सब जानते हैं जाति व्यवस्था में सबको अपने अपने कुछ जो कर्म होते हैं या जो व्यवसाय होता है वो वही करता है, तो निश्चित ही इससे भी कई प्रकार की प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो आप लिख सकते हैं, जाति व्यवस्था ने अपनी जाति व्यवसाय को ही करना पड़ता है, जिसे वह अपनी इच्छा अथवा अनिच्छा के अनुसार बदल नहीं सकता। अतएव इसने श्रम की गतिशीलता को रोका है, इससे गतिहीनता उत्पन्न होती है। ये भी आप एक और बिंदु बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सहयोग की भावना। ये नहीं है ना, ये जाति व्यवस्था के पक्ष में दिया गया है और हमें बात करना जाति व्यवस्था के दोष, इसलिए आप इसको सिलेक्ट न करें और इसको याद नहीं करें। ऊपर के जो बिंदु हैं 4 बिंदु ये सही है, इसमें जाति व्यवस्था के दोष बताए गए हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न बैंक में दे रखा है, किन कारणों से स्पष्ट होता है कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता महत्वपूर्ण रही होगी। तो वंश परंपरा को नियमित रखने हेतु, उत्तराधिकारी संबंधी विवाद से बचने हेतु, समाज पितृ प्रधान होने के कारण और धार्मिक कारण। इन 4 बिंदुओं पर आप एक एक 2 लाइन में जरूर लिखें। आपको फीडबैक में भी यह आंसर दिखाई दे रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में नोट करें और याद करना सुनिश्चित करें। ओके, क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय ही होते थे? आप लिख सकते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार राजा क्षत्रिय ही होते थे, किंतु विचाराधीन काल में ऐसे कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं जिसमें राजा क्षत्रिय नहीं थे। अब यहाँ पर आया विचाराधीन काल, तो विचाराधीन काल से तात्पर्य है हमारा जो लेसन शुरू हुआ उसमें लिखा है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। तो इस समयावधि में अधिकांश जो शासक रहे हैं वो क्षत्रिय नहीं थे। ब्राह्मण ग्रंथों में मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का मानते हैं और कुछ इतिहासकार उन्हें क्षत्रिय मानते हैं। आप सब जानते हैं मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और इतिहासकारों में मतभेद है कि भाई निम्न कुल के थे और कुछ लोग उनको क्षत्रिय मानते हैं। मौर्य वंश के पतन के बाद शासन सत्ता में आए शुंग और कर्ण वंश के शासक भी अपने आप को ब्राह्मण जाति से संबंधित बताते थे, है ना। तो ये भी निश्चित क्षत्रिय नहीं रहे राजा। सातवाहन वंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने स्वयं को क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला अनूठा ब्राह्मण बताया।
है ना। दर्प अर्थात घमंड का हनन करने वाला अनूठा ब्राह्मण बताया था। तो निश्चित ही हम कह सकते हैं कि आरंभिक शासकों में जरूरी नहीं है कि जो शासक थे वो निश्चित ही क्षत्रिय ही रहे होंगे। ओके, लास्ट में आप लाइन लिख सकते हैं कि उक्त सभी बिंदुओं से स्पष्ट है कि विचाराधीन काल में राजा सिर्फ क्षत्रिय वर्ण के नहीं होते थे, बल्कि अन्य वर्ण के राजा भी शासन सत्ता स्थापित करते थे। ये प्रश्न भी आपका 4 अंक में प्रश्न बैंक में दे रखा है। किन मायनों में सामाजिक अनुबंध की बौद्ध अवधारणा समाज के इस ब्राह्मणी दृष्टिकोण से भिन्न थी जो पुरुष सूक्त पर आधारित थी, है ना, पुरुष सूक्त पर आधारित थी। तो निश्चित ही बौद्ध अवधारणा समाज के इस ब्राह्मणी दृष्टिकोण से भिन्न थी। इसके लिए आप बिंदु बना सकते हैं। आप शुरुआत कर सकते हैं पहला बिंदु, या जब क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं तो आप लिखेंगे हाँ, सामाजिक अनुबंध की बौद्ध अवधारणा समाज के उस ब्राह्मणी दृष्टिकोण से भिन्न थी जो पुरुष सूक्त पर आधारित थी। क्लियर? इससे आप क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। फिर आप लिख सकते हैं विचाराधीन काल में बौद्धों ने ब्राह्मणी विचारधारा को अस्वीकार किया, है ना। विचाराधीन काल में बौद्धों ने ब्राह्मणी विचारधारा को अस्वीकार किया। उनका मानना था कि जाति संबंधित जो व्याख्या ब्राह्मणी ग्रंथों में की गई है वो अस्वीकार्य है। जन्म से कोई नीच या श्रेष्ठ नहीं होता, उसके कर्म से ही उसकी पहचान की जाना चाहिए, है ना। बौद्ध धर्म में कहा गया है कि आप जाति से किसी को नीचा या ऊंचा डिसाइड नहीं कर सकते हो, श्रेष्ठ नहीं कर सकते हो, है ना। और ब्राह्मणी विचारधारा कहती है ये जन्म पर आधारित हो गई। ये भी कह सकते हैं कि ब्राह्मणी विचारधारा में भी यह आगे कुछ ना कुछ, जो हमारा ऋग्वेद का काल था, ऋग्वेद के काल पे आप सब जानते हैं कर्म पर आधारित व्यवस्था थी, और बाद में यह कब जाति पर आधारित हो गई ये हमें भी नहीं पता चला। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पुरुष सूक्त। ब्राह्मणी विचारधारा के आधार पर आत्मा अमर होती है, किंतु बौद्ध धर्म की अवधारणा इसे स्वीकार नहीं करती है। हम आत्मा के अस्तित्व में स्वीकार करते हैं पुरुष सूक्त पर आधारित, लेकिन बौद्ध अवधारणा इसको स्वीकार नहीं करती है। नेक्स्ट बिंदु बना सकते हैं हम, पुरुष सूक्त के आधार पर राजा का पद एक सामाजिक अनुबंध होता था, अतः यह देवी अधिकारों से युक्त या पैतृक रूप से नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब पैतृक नहीं होना चाहिए, आप में योग्यता हो तो ही आप राजा बन सकते हैं। इस प्रकार की शासन व्यवस्था को सर्वथा अनुचित माना है। क्लियर? तो इस प्रकार के बिंदु यहां पर तैयार किए हैं, ये आप जरूर राइट डाउन कर लीजिएगा। यह प्रश्न भी वेरी वेरी आईएमपी है और आपके प्रश्न बैंक में नहीं है, लेकिन अर्धवार्षिक परीक्षा में आया था, तो यह आप जरूर याद कर लीजिएगा। आधुनिक प्रश्न है आपका, क्या यह संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता था? स्पष्ट कीजिए। तो आप लिख सकते हैं आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि महाभारत की रचना ना तो किसी एक काल में की गई और ना ही किसी एक रचनाकार के द्वारा की गई। इस ग्रंथ में मूल रूप में केवल 8,800 श्लोक थे। याद रखना, मूल रूप में केवल 8,800 श्लोक थे और अंततः इनकी संख्या बढ़ते बढ़ते 1,00,000 तक हो गई। इतनी विशाल संख्या में श्लोकों की रचना कोई एक रचनाकार नहीं कर सकता। इतिहासकारों का मानना है कि संभवतः महाभारत की मूल कथा के रचनाकार भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। यहां से भी आपका एक और वस्तुनिष्ठ निकल सकता है ना। महाभारत की मूल कथा के रचनाकार कौन? तो आप लिख सकते हैं भाट सारथी, जिन्हें सूत कहा जाता था। यह सूत लोग क्षत्रिय योद्धाओं के साथ रणक्षेत्र में जाते थे और कविता के माध्यम से उनकी वीर गाथा और उपलब्धियों का बखान करते थे। इतिहासकारों का मानना है कि कालांतर में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर एकाधिकार कर दिया और उन्हें लिखना प्रारंभ कर दिया, है ना। तो ये बिंदु भी आप हो सकते हैं कि क्या महाभारत का एक ही रचयिता था, तो आप ये तर्क दे सकते हैं। ये वाला प्रश्न भी वेरी वेरी आईएमपी है, लेकिन आपके प्रश्न बैंक में नहीं दिया गया है, फिर भी आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करें। किन बिंदुओं के माध्यम से हम कह सकते हैं कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है? महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। गतिशील ग्रंथ है मतलब उसमें आज भी कुछ ना कुछ अपने हिसाब से अलग अलग व्याख्याएं विद्वान लोग करते रहते हैं। महाभारत के प्रमुख कथानक की अनेक पुनर्व्याख्याएं की गई है। महाभारत की जो मुख्य स्टोरी है उसको अलग अलग पुनर्व्याख्याएं की गई है, अलग अलग विद्वानों के द्वारा अपने हिसाब से उसकी व्याख्या की गई है। महाभारत के अनेक प्रसंगों का दिग्दर्शन मूर्तिकला के माध्यम से किया गया है। दिग्दर्शन, है ना। महाभारत के अनेक प्रसंगों का जो अलग अलग घटनाएं हैं उन घटनाओं को मूर्तिकला के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। महाभारत का इतिहासकारों ने समय समय पर अपने विवेक के आधार पर कई भाषाओं में अनुवाद भी किया, है ना। महाभारत का कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है।
आधुनिक काल की सुप्रसिद्ध बांग्ला लेखिका महाश्वेता देवी ने भी महाभारत के एक प्रसंग कुंती और निषादी का रूपांतरण किया है, जो शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज उठाने के लिए प्रसिद्ध है ना। ये कहानी भी आप अपने बुक में एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो ये बिंदु आप लिख सकते हैं। इस प्रकार महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। आपको एक अभ्यास कार्य का भी क्वेश्चन दिया है। प्राचीन काल में संपत्ति के स्वामित्व के संदर्भ में महिलाओं की स्थिति की व्याख्या कीजिए, जो हम अभी आगे इसके पहले चर्चा कर चुके हैं। टेस्ट के हिसाब से इसमें अंक आवंटित नहीं किए गए हैं, किंतु यह एग्जाम में 4 नंबर में आ सकता है ना। तो इसका भी आंसर आप जरूर राइट डाउन कर लीजिएगा। प्राचीन काल में संपत्ति के स्वामित्व के संदर्भ में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। मनुस्मृति के अनुसार पिता की संपत्ति पर पुत्री का अधिकार नहीं होता था। मनुस्मृति में विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का अधिकार माना जाता था और इसे स्त्रीधन कहा जाता था। और वही 6 तरीके जो भी हम चर्चा कर चुके हैं, ये आप लिख सकते हैं। और इस प्रकार हमारा टेस्ट कंप्लीट हुआ। अब हम व्यू स्कोर पर चलते हैं। 45 आउट ऑफ 45 अंक अर्जित कर चुके हैं। तो निश्चित ही जो अभी प्रश्न बैंक पर आधारित टेस्ट हमने हल किया है, उसके सभी क्वेश्चन आंसर सही हैं। आप स्वयं भी इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करके अपना स्वमूल्यांकन जरूर करें। और यदि आपके कोई सुझाव हो या इस टेस्ट को समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार अन्य वीडियो के लिए भी मेरे YouTube चैनल योर डेस्टिनेशन को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।